उस रात अगर हम खिड़की से बाहर देखकर डर कर भाग जाते तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं होता। क्योंकि उस अंधेरे में हमारे हॉस्टल की दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिना आंखों वाला चेहरा, और उसके हाथ धीरे धीरे हमारी खिड़की को खरोंच रहे थे। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो हमारे कमरे तक कैसे पहुंची, बल्कि ये थी कि वॉचमैन काका हमें पहले ही चेतावनी दे चुके थे, अगर वो दिखाई दे जाए तो भूल कर भी उसकी तरफ पीठ मत करना, क्योंकि जो भी उससे डरकर भागता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। और उस रात हमने उसे सच में देख लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर हिंदी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे एक अंधेरी रात में हमारे हॉस्टल के वॉचमैन काका ने सुनाई थी। मैं जिस हॉस्टल में रह रहा था वहां उन्होंने बरसों से काम किया था। अब मैं साल और जगह का जिक्र करके आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। उस साल मैं पहली बार किसी हॉस्टल में रहने चला गया था। शुरुआत में सब नया था, पर 4-5 दिन में ही मेरे रूम में रहने वाले 3 और लड़कों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। चूंकि अभी पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं था, इसलिए हम रात रात भर बस बातें किया करते थे। कभी कॉलेज लाइफ की, कभी टीचर्स की, तो कभी भूत प्रेत के किस्सों की। हमें वहां करीब 8 या 10 दिन हुए थे कि एक रात अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई। हमने बाहर झांक कर देखा तो मालूम पड़ा कि सिर्फ हमारे हॉस्टल में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ था। अब अंधेरे में कमरे में बैठे रहना थोड़ा अजीब लग रहा था, तो हमने नीचे जाने का फैसला किया। हम तीनों भी सामने गेट की तरफ जाने के बजाय हॉस्टल के पीछे की ओर चले गए। वहां कोई गेट तो नहीं था, पर सुरक्षा के लिए वहां हमेशा कोई ना कोई वॉचमैन जरूर रहता था। वहीं एक कोने में बैठे वॉचमैन काका हमें दूर से ही नजर आ गए। उनके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो हमें साफ नहीं दिख रहे थे। जैसे ही हमने उनके पास जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, टॉर्च की रोशनी हम पर डालते हुए काका ने हमें देखा और बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अपने अपने कमरे में जाओ, लाइट आ जाएगी। हम में से किसी ने जवाब दिया, अरे काका, ऊपर बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए हम नीचे आ गए। काका ने पीछे दीवार की तरफ नजर घुमाई, जैसे कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। फिर थोड़ा गंभीर लहजे में बोले, देखो, अगर बाहर जाने का इरादा हो तो उसे अभी छोड़ दो। अभी का वक्त और ये माहौल अच्छा नहीं है। हम सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। ऐसे तो अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हल्की चांदनी की वजह से हम सब एक दूसरे की बस परछाइयां देख पा रहे थे। हम में से एक ने थोड़ा शांत होकर पूछा, काका, बुरा मत मानिए, पर क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? मुझे भी उत्सुकता हुई तो मैंने भी पूछ लिया, काका, हमने भी थोड़ा हॉस्टल के बारे में सुना था, बस इसलिए पूछ रहे हैं, क्या कभी आपने कोई भूत देखा है? काका ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गए। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखते हुए बोला, भूतों की बात मत करो, मैंने तो उससे भी ज्यादा भयानक चीज देखी है। हम सबकी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने जल्दी से कहा, अरे काका, अब तो आपको किस्सा सुनाना ही पड़ेगा। मेरे एक दोस्त ने भी मेरे पीछे कहा, काका, बस लाइट आने तक हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। काका ने एक नजर हम सब पर डाली, फिर वो धीरे से बोले, सुनाऊंगा, पर तुम में से कोई डरपोक तो नहीं है ना? हम तीनों ने हंसकर जवाब दिया, अरे काका, हम में से कोई भी डरपोक नहीं है। काका ने अपनी टॉर्च साइड में रख दी और उसे बंद कर दिया। अब बस ऊपर से आती चांदनी की हल्की रोशनी थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लगने लगा था। हम सब पास रखे एक सीमेंट ब्लॉक पर बैठ गए। काका ने अपनी कहानी शुरू की। बात तब की है जब मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके थे। उस वक्त हॉस्टल नया नया बना था और आसपास बस खेत और बड़े बड़े पेड़ थे।
अंधेरा होते ही माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाता था। उसी दौरान हॉस्टल में 3 नए लड़के आ गए। बहुत शरारती और घमंडी किस्म के लड़के थे। हॉस्टल से भाग जाना, रात देर रात चुपके से अंदर आना उनका हमेशा का हो गया था। बाकी बच्चे अंधेरे में बाहर जाने से डरते थे, तो वो तीनों हमेशा किसी ना किसी को डरपोक बोलकर चिढ़ाते रहते थे। मैंने उत्सुकता से उनसे पूछा, तो फिर काका? काका ने एक गहरी आवाज में कहा। एक दिन उनमें से एक ने मुझसे पूछा, काका यहाँ कोई भूतिया जगह है? मैंने उन्हें मजाक में कह दिया, अरे हॉस्टल में जो लड़के हैं क्या वो भूत से कम है? लेकिन वो लड़के कुछ और ही करना चाह रहे थे। उनमें से एक ने जोर देकर पूछा, नहीं काका, कोई असली डरावनी जगह हो तो बताओ। तब मैंने उन्हें बताया कि हॉस्टल के पीछे खेतों के पार जहां वो पुराना पीपल का पेड़ है, वहां कुछ अजीब होता है। हम सब कान लगाकर काका की कहानी सुन रहे थे और उनके आवाज से एक अजीब सा माहौल बन रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने बताया कि वहां एक आत्मा है और जो भी उसके पास जाता है वो उसे जिंदा वापस नहीं जाने देती। तब उनमें से एक लड़के ने मुझे कहा था कि काका, ये तो कोई भी कहानी बना सकता है, हम गांव के रहने वाले हैं, हमने ऐसी कहानियां बहुत बार सुनी हैं और ऐसे बहुत भूत भी देखे हैं। पर सच कहूं तो तब तक मुझे पता नहीं था कि उनके बीच क्या चल रहा था। लेकिन उन्होंने जो किया उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। काका की बात सुनकर हमारी रूह कांप गई। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, पीछे आज जो तुम्हें एक रास्ता दिखाई देता है, काफी साल पहले वहां कोई रास्ता नहीं था, बस खेत थे, खाली सुनसान जगह थी और वही कुछ दूर आगे एक पीपल का पेड़ था। उस रात वो तीनों दोस्त चुपचाप हॉस्टल की दीवार फांदकर उस पीपल के पेड़ की तरफ चले गए। पर उस रात सब कुछ ठीक था। उन्होंने वहां 1-2 घंटे मस्ती में गुजार दिए और फिर वापस लौट आए। शायद उन्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। अब ये बात मुझे बाद में पता चली। मतलब पूरी घटना होने के बाद अगले दिन वो तीनों पागल लड़के फिर से मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे, क्या काका, उस पीपल के पेड़ के पास तो कोई भूत नहीं है। हमने कल रात खुद वहां जाकर देखा और वापस भी लौट आए। उनकी बात सुनकर पहले तो मैंने उन्हें बहुत डांटा और गुस्से में कहा कि मैं उनकी कंप्लेंट कर दूंगा। पर उन्होंने मुझसे माफी मांग ली और उस बात को जाने देने के लिए कहा। मैंने भी बच्चे समझकर उन्हें माफ कर दिया और फिर बातों बातों में उन्हें कहा कि वो आत्मा ऐसे नहीं दिखाई देती। बहुत कम लोग हैं जो उसके चंगुल से बच पाए हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा रहा होगा या तुमने पलटकर नहीं देखा होगा, इसलिए तुम बच गए। लेकिन आगे फिर कभी उस जगह जाने की भूल ना करना। तब उनमें से एक लड़के ने फिर मुझे पूछा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे काका, लेकिन पलटकर देखने वाली बात का क्या मतलब है? मैंने उसे समझाने के उद्देश्य से बताया कि तुम अगर चुपचाप वहां से गुजरते हो तब तो वो आत्मा तुम्हें कुछ नहीं करती, लेकिन अगर तुमने उसे पलट कर देखा तब वो तुम्हें दिखाई देती है। मतलब उस पेड़ के पास जाकर अगर तुम कुछ देर वहां खड़े हो जाओ तो वो तुम्हें देखती है। वो आत्मा उस वक्त वहीं पर होती है, पर वो तुम्हें कुछ भी नहीं करती। पर अगर तुम वहां से आगे चले जाते हो और पलटकर मुड़कर पीछे देखते हो तब वो तुम्हें पेड़ के पास खड़ी दिखाई देगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उनको आगे की बात बता पाता उससे पहले उनमें से एक लड़के ने हंसकर मुझे कहा, काका आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, बिल्कुल किसी फिल्म जैसी। और वो फिर से मेरा मजाक उड़ाकर मुझ पर हंसते हुए वहां से चले गए। और तब मुझे एहसास हुआ ये लड़के सिर्फ शरारती नहीं बल्कि बदतमीज भी हैं, गांव के बड़े लोगों के बिगड़े हुए लड़के। उसके बाद मैं हमेशा की तरह काम पर आ रहा था। उसके 1-2 दिन बाद उनमें से एक लड़का फिर मुझसे बात करने चला आया और मुझसे पूछने लगा, काका आप जो उस दिन बोल रहे थे क्या वो बात सच है? मुझे तब उसकी बात समझ नहीं आई, तो उसने फिर पूछा, उस दिन आपने जो कहानी सुनाई थी, मतलब जो पीछे मुड़कर देखने वाली बात कही थी, क्या वो सच है? मैंने कहा कि हाँ, वो पूरी तरह से सच है। मैंने खुद उसे कई बार देखा है। जब कभी मैं पीछे गश्त लगाता हूँ तब गश्त लगाते वक्त अगर मेरा ध्यान अचानक कभी
उस पेड़ की ओर चला गया और मैंने मुड़कर फिर उस तरफ देखा तो कभी कभी वो मुझे उस पेड़ के पास खड़ी दिखाई देती है। उसने फिर मुझे कहा, हाँ, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? वो कोई और लड़की या कोई और भी तो हो सकता है ना। मैंने उसे समझाया, नहीं, वो एकटक मुझे घूरती है जब तक कि मैं उसके सामने से हट ना जाऊं। लगातार घूरती रहती है। उसका वही सवाल फिर से आया, हाँ, घूरती होगी, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? वो तो आपसे काफी दूर होती होगी ना। तब मैंने उसे गंभीरता से कहा, इसलिए क्योंकि जब वो मुझे घूरती है तब उसका सिर तो मेरी तरफ होता है। उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। मैंने उसे कहा, मतलब शरीर का सामने का हिस्सा उस तरफ होता है और सिर पूरी तरह मुड़कर मुझे घूर रहा होता है। तब एक पल के लिए वो भी शांत हो गया। मैंने उससे आगे कहा कि देखो, गलती से भी वो तुम्हें कभी दिखाई दे तो उससे डरना मत, डर कर भागना मत। लेकिन इस बार भी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि आगे मैं कुछ कहता तभी उसके वो दोस्त वहां आ गए और फिर से वो मेरा मजाक उड़ाकर वहां से चले गए। अब मैं ठहरा वॉचमैन। मैं उनका क्या ही बिगाड़ पाता और कितनी बार रोक पाता। इसलिए मैंने उनकी बात को जाने दिया और इतना ध्यान भी नहीं दिया। अब जहां तक मुझे पता था कि हॉस्टल में कोई भी लड़का उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो तीनों लड़के भी वहां जाने की हिम्मत करेंगे। और उसके ठीक 2 दिन बाद रात को पूरा हॉस्टल उनकी चीखों की आवाज से कांप उठा। हमने जाकर देखा तो उन तीनों में से एक की लाश छत से लटक रही थी। उसने अपने आप को ही ऊपर छत से लटका लिया था। दूसरा पागलों की तरह चीख रहा था और अपने आप को ही थपेड़े मार रहा था। और कुछ देर बाद हमें तीसरे की लाश मिली। उसकी लाश पीछे खेतों में पड़ी थी। अगले दिन वो जो लड़का पागल हुआ था, उसके घर वाले हॉस्टल आ गए और उसे अपने साथ लेकर चले गए। हमें लगा कि काका की कहानी पूरी हो गई है। हमने कुतूहल से पूछा, पर उस रात उनके साथ क्या हुआ था? वॉचमैन काका ने आगे झुकते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन जो एक पागल लड़का चिल्ला रहा था, वो जो कुछ बड़बड़ा रहा था, उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो तीनों उस रात पीपल के पेड़ के पास चले गए थे और उन्होंने जरूर उस आत्मा को छेड़ा होगा। उन तीनों में कोई शर्त लगी थी। शर्त में जीतने वाले को क्या मिलने वाला था, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शर्त ऐसी थी कि वो तीनों आधी रात को उस पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे। कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस वहां से आगे जाएंगे और सभी एक साथ पीछे मुड़कर देखेंगे। और अगर उन्हें वहां कोई लड़की की आत्मा दिखाई दी तो जो भी जाकर उससे बात करेगा वो शर्त को जीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उस रात वो तीनों भी पीछे के खेतों से और कच्चे रास्ते से होते हुए उस पीपल के पेड़ के पास चले गए। उन्होंने वहां कुछ वक्त बिताया। फिर वहां से कुछ दूर जाकर सभी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, उन्हें वहां एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा, पर जब काफी देर तक वो परछाई हिली तक नहीं तो उनका दिल दहल गया, क्योंकि अब तक जो उन्हें झूठ लग रहा था वो ठीक उनके सामने था। हम चारों भी सांस रोके हुए कहानी सुन रहे थे। उनमें से एक बहादुरी दिखाने के लिए कुछ कदम आगे चला गया और उस परछाई से थोड़ा दूर खड़े होकर हिम्मत करके घबराते हुए उसने उसे आवाज लगाई, कौन है वहां? अजीब बात ये थी कि उस परछाई के बहुत करीब होते हुए भी वो उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उसने फिर उससे पूछा कि कौन है तू? और जवाब में उसे सिर्फ एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज सुनते ही उसका दिल बैठ गया। शायद उसे कुछ नजर आया था और वो वहां से भूत भूत चीखते हुए भागने लगा। उसे भागता देख दूसरा लड़का भी वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उनमें से एक लड़का वो वहीं पर खड़ा रहा। तभी हम में से एक लड़के ने घबराकर पूछा, काका क्यों? वो भागा क्यों नहीं? काका ने और धीमी आवाज में कहा, मुझे भी पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उसके हाथ पांव वही जम गए थे। शायद वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो।
हम सबकी रोंगटे खड़े हो गए। काका ने उस तरफ देखते हुए कहा, वो लड़का वहीं पर खड़ा था और उसे अपने पीछे से अपने ही दोस्त की एक जोर की चीख सुनाई दी। वो बार बार चीखता रहा, पर मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसके कुछ ही देर में वह परछाई फिर से उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। डॉट ठीक सामने, मतलब उन दोनों में बस एक हाथ के पंजे का अंतर था। उसने देखा कि उसकी आंखें नहीं थे, बस काले गड्ढे थे और वो लड़की की आत्मा उसके चेहरे के ठीक सामने डरावनी हंसी हंस रही थी। उस लड़की की हालत इतनी खराब थी कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे और शायद इसलिए वो दौड़ नहीं पाया, पर वो पीछे हट रहा था। वो एक कदम पीछे हटता तो वो परछाई भी एक कदम सरकते हुए आगे बढ़ जाती थी और वो वही लड़का था जो बच गया था। हम सबका ध्यान अब पूरी तरह से वॉचमैन काका की बातों पर था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनकी बातों से शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक भी शब्द बोले। चांदनी की हल्की रोशनी में उनके चेहरे की गहरी झुर्रियों वाले हाव भाव और भी डरावने लग रहे थे। काका ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोले, जो लड़का पागल हुआ था उसकी हालत तो अगले ही दिन और बिगड़ गई। पहले तो बस डर के मारे चिल्ला रहा था, मगर फिर उसने अचानक खुद को नोचना शुरू कर दिया। नाखूनों से अपनी गर्दन और छाती को खरोंचने लगा, जैसे कोई चीज उसके अंदर उतर आई हो। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने खुद को इतना नोच लिया कि बदन से खून बहने लगा था। काका की कहानी सच में डरावनी थी। हमारे बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम में से एक ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया था और उसने घबराते हुए पूछा, फिर काका? काका ने अपना गला साफ किया और धीरे से बोले, उसके घर वालों को बुलाया गया। जब उसकी मां आई तो वो लड़का अचानक शांत हो गया, बस टक टक की बांग कर अपनी मां को देखता रहा। कुछ देर तक तो लगा कि अब ठीक हो गया होगा, लेकिन फिर उसने एक ऐसी हरकत कर दी कि वहां मौजूद सबके होश उड़ गए। वो लड़का अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मां के पैरों को जोर जोर से चाटने लगा, जैसे वो कोई जानवर हो। उसकी मां रोती जा रही थी, मगर वो हंसे जा रहा था। और फिर उसने सिर उठाया और एक अजीब सी आवाज में बोला, वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। काका की आवाज से हमारा शरीर ठंडा पड़ गया और वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। हम चारों भी खिसक कर और पास पास बैठ गए। काका ने अपनी कहानी जारी रखी। उसकी मां बेहोश हो गई। फिर उसके पिताजी और दूसरे घर वाले उन दोनों को वहां से लेकर चले गए। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। काफी दिनों बाद सुना कि कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। शायद यही अंत था उनका। काका की कहानी सुनते हुए हम सबका गला सूख गया था और फिर काका ने हमसे सवाल किया, तुम सब डरे तो नहीं ना? हमने ना में सिर हिलाया। फिर उन्होंने आगे कहा, और जो तीसरा लड़का मरा था उसके बारे में सुना था कि जब वो खेतों में मरा मिला तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे मरते मरते वो बहुत तड़पा हो। और सबसे अजीब बात, उसके हाथों के नाखून उखड़ चुके थे, जैसे उसने किसी चीज को जोर से पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की हो। मगर वहां कोई निशान नहीं मिले, ना किसी इंसान के और ना ही किसी जानवर के। बस उसके उखड़े हुए नाखून और खून के निशान थे। काका ने अपनी टॉर्च फिर से जलाई और हमें गौर से देखा। तुम लोगों में से कोई भी उधर जाने के बारे में सोच तो नहीं रहा ना? हम सबने एक साथ ना में सिर हिला दिया। हम सबकी सांसें अटक चुकी थी। वॉचमैन काका की बातें सुनकर लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कुछ भी बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, अभी कोई उधर जाता है? काका ने गहरी सांस ली, टॉर्च घुमाकर अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश की और फिर धीरे से बोले, अब तो वहां बड़ा रास्ता हो गया है। लेकिन उस जमाने में लोग उस जगह के पास से गुजरने से भी डरते थे। जो कुछ लोग बचे थे, सिर्फ उन्हें पता था
कि अगर वो आत्मा दिखाई दे तो वहां से कैसे निकलना है। तभी मेरे दोस्त को जैसे कुछ याद आ गया। उसने थोड़ा डरते हुए पूछा, लेकिन काका, वो लोग कैसे बच गए थे? काका ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो और शायद वो उसे भूलना चाहते हो। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, जो लोग बचे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, और जिन्होंने गलती से देखा था उन्होंने डटकर उसका सामना किया था। उनके इन शब्दों ने मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, मतलब जो भी पीछे मुड़कर देखता है वो मर जाता है क्या? हाँ, काका ने हाँ में सिर हिलाया। वो तुम्हें तभी पकड़ती है जब तुम उसे देख लेते हो, और एक बार जो उसे देख लेता है, उसने अगर भागने की कोशिश की तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती। हम सबके हलक सूख चुके थे, पर पता नहीं क्यों अब भी मेरे दिमाग में एक सवाल उमड़ रहा था। काका, आपने कहा था कि आपने उसे खुद देखा है, तो फिर आप कैसे बच गए? इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने कभी पीठ नहीं मोड़ी। जब तक वो तुम्हें घूर रही है, उसकी तरफ पीठ नहीं करनी है, बस धीरे धीरे उसे देखते हुए पीछे हटते रहना है। वो जो तीसरा लड़का जिंदा बचा था, उसके बचने का कारण यही था कि मुड़कर देखने के बाद वो वहां से भागा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए बस पीछे हटता रहा। ये किसी जानवर के हमला करने जैसा है। जब कोई जंगली जानवर हम पर झपटना चाहता है तो वो हम पर तब तक हमला नहीं करता जब तक हम उसकी ओर पीठ नहीं करते, और अगर हम डटकर खड़े हो जाते हैं तब वो कुछ नहीं करता। मुझे वो जब जब भी दिखाई दी तो मैंने यही किया था। उसकी खाली अंधेरी आंखों में मैंने झांक कर देखा था। काका की कहानी सच में काफी डरावनी थी। उस रात कहानी सुनने के बाद हम सबके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हॉस्टल की उस पुरानी इमारत के बाहर एक हल्की धुंधली रोशनी फैली हुई थी। लाइट आ चुकी थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। वॉचमैन काका अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके पास लगा एक बल्ब मंद रोशनी से चमक रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखी चीज हमारे आसपास मंडरा रही हो। मैंने फिर धीरे से कहा, काका, एक और कहानी सुनाइए ना। काका ने हमें गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अभी भी मन नहीं भरा? हमने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये कहानी यहाँ हॉस्टल की नहीं, बल्कि बाहर की है। एक ऐसे लड़के की जो अपने दोस्तों के साथ एक रात कुछ ऐसा देख बैठा जो कोई भी इंसान दोबारा देखना नहीं चाहेगा। उस लड़के का नाम अजय था। अभी 2-2.5 साल पहले अजय इसी हॉस्टल में रहने आया था। फिर एक दिन अचानक वो हॉस्टल छोड़कर अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ कहीं बाहर रहने चला गया। वो जगह ठीक ठाक थी, किराया भी कम था, और इसलिए वो सब लड़के वहां शिफ्ट हुए थे। अब उनका जो मकान था, मतलब जहां वो रेंट पर रह रहे थे, वो एक बड़े मकान का पिछला हिस्सा था, और जो आगे वाला हिस्सा था वो हमेशा बंद रहता था। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। उन्हें वहां गए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, और एक रात रोहित किसी काम से बाहर गया हुआ था, और उस वक्त उसके 3 दोस्त अजय, सागर और कार्तिक रात भर आपस में कुछ गेम खेलते हुए वक्त बिता रहे थे। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे होंगे जब अजय वापस लौटकर घर आ गया। अजय को घर में घुसते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। माहौल थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे कोई अनदेखी चीज आसपास मौजूद हो। और तब अजय ने हल्की बेचैनी के साथ कहा, यार, जब भी मैं इस घर में आता हूं मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। रोहित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये घर ऐसा ही है। शुरू में मुझे भी डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। रोहित ने कहा, ये आगे वाला हिस्सा काफी सालों से बंद है ना? मैंने सुना है कि काफी साल पहले यहाँ कुछ हादसा हुआ था। क्या हमें उसी की मौजूदगी महसूस होती है? सागर को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ला, अरे ये सब बकवास है, भूत कुछ नहीं होता, और अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ है तो मुझे आज तक क्यों कुछ महसूस नहीं हुआ? रोहित चुप हो गया।
फिर कुछ देर चुप रहकर उसके बाद वो बोला, तू सच में नहीं मानता ना? ठीक है, रुक, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। उसने अपना मोबाइल उठाया और उसमें कुछ ढूंढने लगा। अजय को लगा कि शायद वो कोई पुरानी तस्वीर दिखा रहा होगा, लेकिन नहीं। रोहित का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और डरावनी चीज तलाश रहा हो। करीब 10 मिनट बाद उसने एक फाइल प्ले की। उस वीडियो में वैसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब तरफ काला और अंधेरा ही नजर आ रहा था। वीडियो में वही घर दिख रहा था, वही कमरा जहां वो इस वक्त बैठे थे। कमरे में अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुछ एक आध मिनट तक देखने के बाद भी उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब अजय ने कहा, क्या पागल बना रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसने बस हाथ के इशारे से अजय को शांत रहने को कहा और फिर से सब देखने लगे। और तभी अचानक वीडियो से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अजय ने झट से वॉल्यूम बढ़ा दिया और तब वो आवाज और भी ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। लेकिन वीडियो के अंदर घर में कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। अजय को अब हल्की घबराहट होने लगी थी। उसने रोहित से पूछा, ये क्या है? रोहित ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर झुका लिया और फिर से वीडियो देखने लगा। अजय ने वीडियो फिर से प्ले किया। इस बार उसने फोन का ब्राइटनेस 100% कर दिया और तभी वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका कलेजा मुंह में आ गया। कमरे के कोने में दीवार के पीछे से एक छोटा बच्चा झांक रहा था। वो रेंगते हुए बाहर आ रहा था। उसकी त्वचा काली और झुर्रीदार थी, जैसे किसी ताबूत से निकला हो। उसकी आंखें कोतर से बाहर निकली हुई फूली हुई थी और होठों से खून टपक रहा था। और फिर अचानक वो रोते हुए दीवार के पीछे से धीरे धीरे बाहर आकर उस कैमरे की तरफ देख रहा था। फिर अचानक से पीछे मुड़कर वो दीवार के पीछे चला गया। रोने की आवाज भी आनी बंद हो गई। अजय ने घबराकर फोन नीचे फेंक दिया। ये क्या था रोहित? रोहित की आंखें भी अब डर से फटी पड़ी थी। उसने उसे घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने पहले ये नहीं देखा था। मैंने बस उस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि घर में अचानक लाइट चली गई थी। मुझे तो बस आवाज सुनाई दी थी और इसलिए मैंने आवाज को रिकॉर्ड किया था। जब मैंने कैमरा हटाकर देखा था तब वहां कोई नहीं था, पर आज ये बच्चा पता नहीं वीडियो में कहां से आ गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया हूं कि ये वीडियो में क्या हो रहा है। सागर ने उसे कहा, अब ये बकवास हो गया हो तो सोने चले। आजकल के जमाने में ऐसे वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस वक्त रोहित और अजय, उनकी हालत खराब हो गई थी। सागर अपने बिस्तर में सोने चला गया। तब कार्तिक ने धीमी आवाज में रोहित से पूछा, कहीं तू हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा ना? देख, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। अजय ने तब धीमी आवाज में उससे कहा, देख, इस घर में कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी। मैंने वीडियो जरूर रिकॉर्ड किया था, लेकिन तब मुझे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया था। पता नहीं आज ये बच्चा वीडियो में कैसे आ गया। और तब सागर ने अपने बिस्तर में गिरते हुए कहा, अबे चुपचाप सो जाओ, तुम इस पर विश्वास कर रहे हो, मैं भी तुम्हें ऐसा वीडियो बनाकर दे सकता हूं। तुम लोग खामखा डर रहे हो। और फिर सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। रात गहरी होती गई। बस कार्तिक था, जिसे नींद नहीं आ रही थी। जिस दीवार के पीछे उन्हें वो बच्चा दिखाई दिया था, वो उसी दीवार के पास सो रहा था। और फिर बच्चे की रोने की एक धीमी आवाज फिर से आई। कार्तिक एकदम से उठकर बैठ गया। उसने उठकर देखा तो सब अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे, पर तब उसे ऐसा लगा जैसे इस बार वो आवाज मोबाइल से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आ रही हो। फिर भी कार्तिक ने सोचा कि रोहित उसे डराने के लिए शायद मजाक कर रहा होगा। वो उठकर रोहित के बिस्तर के पास चला गया। देखा तो उसका मोबाइल उसी के सिरहाने के पास पड़ा था। उसने रोहित का हाथ पकड़कर उसे जगाया, पर उसकी आवाज सुनकर बाकी दोनों दोस्त भी जाग गए। कार्तिक ने तब घबराते हुए कहा कि मुझे अभी अभी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तब सागर ने झुंझलाकर बोला, अबे चुपचाप सो जा, तेरे मन में डर बैठ गया होगा।
और उसके इतना कहते ही फिर एक बार वही रोने वाली आवाज उस कमरे में गूंज उठी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। आवाज को सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में घुप अंधेरा था और उसी अंधेरे के बीच दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाना शुरू कर दिया। ये टकटक की आवाज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। अंदर एक और दरवाजा था जो घर के आगे वाले हिस्से में खुलता था, लेकिन जिस आदमी ने उन्हें ये जगह किराए पर दी थी उसने कहा था कि आगे कोई नहीं रहता और वो दरवाजा हमेशा हमेश के लिए दूसरी तरफ से बंद कर दिया गया है। रोहित, अजय और कार्तिक सभी डर से कांप रहे थे। दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर बजती वो रहस्यमयी दस्तकें तेज होती जा रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर कुछ ही पल बाद उस दरवाजे के पीछे एक छोटे हाथ की परछाई उसे सरकते हुए दिखाई देने लगी। अजय और रोहित दोनों जोर से चीख पड़े और वो हॉल के दूसरे कोने में भागे। अचानक दस्तकें रुक गई और धीरे धीरे पीछे की तरफ का दरवाजा खुलता चला गया। सब तरफ गहरा सन्नाटा फैल गया था। कुछ मिनटों तक वो सभी वैसे ही एक कोने में बैठे रहे, कांपते हुए। दरवाजा बार बार खुलता और बार बार बंद हो रहा था। बाकी वहां कोई आवाज नहीं थी। वो सब देख कार्तिक की हालत ऐसे हो गई थी जैसे उसे लकवा मार गया हो। इसलिए वो बाकी दोस्त भी कार्तिक को वहीं पर छोड़कर भाग नहीं सकते थे। अगले 5 घंटे तक वो सभी उसी जगह पर बैठे थे। फिर बाहर से सुबह पंछियों की आवाज आने लगी। रोहित ने झटपट घड़ी देखी। सुबह के 5 बज चुके थे। वो सब ऐसे पड़े थे जैसे वो सम्मोहित हो गए हो। सभी ने घबराते हुए सामने देखा। सामने का दरवाजा बंद था। दरवाजे के उस पार से कोई आवाज नहीं आ रही थी और ना ही वहां कोई हलचल दिखाई पड़ रही थी। थोड़ी सुबह हुई तो रोहित ने डरते हुए अपना फोन निकाला और वो वीडियो दोबारा देखने लगा, लेकिन अब वो वीडियो गायब हो चुका था। वो फोल्डर पूरा खाली था, जैसे वहां कभी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ हो। तब अजय ने उसे कहा, भाई ये घर छोड़ देना ही अच्छा होगा। और उसी दिन वो चारों भी उस घर को छोड़कर चले गए। अजय वापस इस हॉस्टल में रहने आ गया, लेकिन आज भी जब कोई रोहित से पूछता है कि क्या वीडियो सच में तेरे पास है, तो रोहित घबरा कर कहता है, वीडियो था, सच में था, पता नहीं वो अपने आप कैसे गायब हो गया। दरअसल मुझे बाद में पता चला कि वो जो बड़ा सा घर था, वहां काफी साल पहले एक बच्चे की मौत हुई थी। उसकी माँ उसे सुलाकर बाहर से दरवाजा बंद कर आसपास ही कहीं चली गई थी और उसी बीच घर में किसी चीज से आग लग गई। लोगों के आने तक आग इतनी ज्यादा फैल गई कि कोई भी उस बच्चे को बचा नहीं सका और उसकी वहीं पर जलकर मौत हो गई। इतना बोलकर वॉचमैन काका शांत हो गए। हमने धीरे से पूछा, काका ये कहानी सच्ची थी? अंकल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, रात के सन्नाटे में कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं, हमारी रूह तक गूंजती है। कभी कभी कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, पर वो हमें देख रही होती है। फिर हम जाने अनजाने में उनसे संपर्क बना लेते हैं और वही चीजें अचानक हमें दिखाई देने लगती है। पर उसका अंजाम क्या होगा वो कोई नहीं जानता। काका की कहानी सुनने के बाद हम जैसे तैसे अपने कमरे में लौट गए, मगर हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हमारे कमरे की खिड़की से वो पीछे बना रास्ता हमें ठीक से नजर आ रहा था। इतने दिनों में हमने उस रास्ते पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन काका से कहानी सुनने के बाद जाने अनजाने में हमारी नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी। अब वहां पीपल का कोई पेड़ तो नहीं था, पर फिर भी उस तरफ देखने से हमें डर लग रहा था। हर छोटी सी छोटी आवाज पर ऐसा लगता जैसे कोई आस पास आ रहा हो। किसी तरह डरते घबराते हुए हम अपने कमरे में सो रहे थे। रात के 2 बजे के आसपास मेरा दोस्त धीरे से फुसफुसाया, कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है। मैंने उस तरफ ध्यान लगाया। हमारे कमरे की खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून से उस खिड़की को खरोच रहा हो। हम सब इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमारा कमरा तो दूसरी मंजिल पर था और यहाँ खिड़की तक कौन आ सकता है। मैं हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और उस खिड़की से बाहर झांका,
लेकिन तब बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक टपटप की आवाज सुनाई दी। हॉस्टल के बाहर कहीं से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी, पर बाहर बारिश तो नहीं हो रही थी। मैंने बाहर गौर से देखा और मेरा खून जम गया। वहां कोई खड़ा था, छत के किनारे सफेद कपड़ों में एक परछाई जैसा, और वो हमें देख रहे था। मेरा दोस्त तब चिल्लाने ही वाला था कि मैंने झट से उसका मुंह बंद कर दिया। हमें काका की बात याद आ गई, डर कर भागना मत, जो भी पीठ मोड़ेगा वो मर जाएगा। हम सब कांपते हुए खिड़की से नजरें हटाए बिना वहीं पर बैठे रहे। वो परछाई धीरे धीरे सरक रही थी, पर अचानक वो ठीक हमारे कमरे की खिड़की के सामने आकर लहराने लगी। अब हम उसका चेहरा साफ साफ देख पा रहे थे। वो कोई आम औरत नहीं थी, उसकी आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे थे, बाल बिखरे हुए थे, और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी थी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वो धीरे से अपने सफेद गल चुके हाथ को खिड़की पर टिकाने लगी, जैसे वो वहां से अंदर आना चाहती हो। मैंने अपने दोस्त के पास फुसफुसाकर कहा, अगर हम भागे या पीछे मुड़े तो मारे जाएंगे। हम सांस रोके हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हमारे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। पता नहीं कितने वक्त तक हम वैसे ही बैठे रहे। वो चीज, वो आत्मा, वो अभी हमारे आसपास मंडरा रही थी। फिर शायद काफी देर बाद धीरे धीरे वो साया पीछे सरकता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसके गायब होने की कुछ देर बाद मैंने घबराते हुए चुपके से वो खिड़की बंद कर दी, और उसके अगले ही दिन हम सब उस हॉस्टल को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। दोबारा हमने वहां कभी कदम नहीं रखा। और अगर मैं अब सच कहूं तो कुछ किस्से बस कहानियां नहीं होती, उनके पीछे जरूर कोई ना कोई भयानक राज छुपा होता है। काका ने हमें जो कहानी सुनाई थी वो बस कोई कहानी नहीं थी, वो एक भयानक अनुभव था जो उस रात मैंने भी किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डरते रहे, मुस्कुराते रहें।